हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ 3 इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कंपैरिजन। इसमें हम 3 इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो हैं उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे भी हमारे लिए जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा बेनिफिशियरी है और किस किस के अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा जो गोल है वो जो हमने सेट किया है वो ईजिली अचीव हो जाए। तो इसमें हमने पहला लिया है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस। और तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे भी किसमें कितना हमारे को बेनिफिट आ सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे को ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। मैंने एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करी कि मेरे को 15 साल, 20 साल या 10 साल जो भी मेरे लाइफ के सेट गोल्स हैं उसके टाइम पे मेरे को कितना बेनिफिट रिक्वायरमेंट है। तो मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का अगर ऑप्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए भी वो मेरे को बेनिफिट कितना दे सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली मेरा फाइनेंशियल गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला हमारा पीपीएफ एक सिग्निफिकेंट रिटर्न के लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड है और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहता है वो हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। एक प्राइमरी मोटिव जो है इसको इनकम जनरेट करने का वो इससे सॉर्ट आउट हो जाता है और जो कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट निकाल के देता है। और द सेकेंड है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट तो है बट प्राइमरी मोटिव इसका जो इंश्योरेंस रहता है कि भाई हमारा जो भी डिपेंडेंट्स हैं फैमिली के अंदर या जो भी हमारे मतलब साथ में फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कोई ना कोई एक एश्योरेंस देना इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है मेरे बाद। इन केस ऑफ मिस हैपनिंग या अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर जो है ये आपको हेल्प करता है और एक लमसम अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपने ऑप्ट करी है स्टार्टिंग में, उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम डिजाइन रहता है। लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया इंश्योरेंस। देन सेकेंडरी आप इसको फाइनेंशियल गोल्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन बैंक से और पोस्ट ऑफिस वगैरह से तो आपको रिटर्न ज़्यादा बेटर दे ही देता है। देन थर्ड है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर काफ़ी अग्रेसिव सेविंग के अंदर काउंट किया जाता है और इसके अंदर भी मार्केट लिंक होने की वजह से थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है मीडियम से लॉन्ग टर्म में। हाँ, बट ये भी ये रिटर्न जो है आपको ज़्यादा निकालने का देने की स्ट्रेंथ रखता है क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न लास्ट 30 ईयर्स में निकाल के दिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यूचुअल फंड आपको अभी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। हाँ, बट इसमें आपको फ्लक्चुएशंस और लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर कम से कम जो थोड़ा सा मतलब वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है आपका पोर्टफोलियो। उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट जो है अपना डिज़ाइन करना चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के ऊपर। मैंने एक सेविंग प्लान करी, मेरा जो गोल्स था मैंने उसके अकॉर्डिंगली आइडिया ऑप्ट कर लिया, बट अगर उसके अंदर मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलता है तो टैक्स बेनिफिट जो है मेरी सेविंग की जो यील्ड है, जो परसेंटेज यील्ड आ रही है उसको एकदम से इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। मैंने अभी अपने इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया, उसके बाद जो पार्शियल इनकम बची उसमें से मैंने अपना सेविंग डाला, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो मैंने अपना गोल्स के तौर पर काउंट किया। बट अगर मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देने में छूट मिल जाए और उसके बाद मेरे को जो फाइनेंशियल गोल है वो भी अचीव हो जाए तो ये डबल बेनिफिट जो है हमारे को कौन सा हमारे इन तीनों में से देता है उसके बारे में बात करते हैं। पीपीएफ जो है आपको एटीसी के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट देता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो उसकी मेच्योरिटी है जो आपको कल को आप लमसम जो अभी अमाउंट लेंगे मेच्योरिटी के टाइम पे वो भी अंडर सेक्शन 1010 जो है टैक्स छूट में आती है। सेम लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम बेनिफिट है आपका, एटीसी में टैक्स छूट है क्रेडिट पे, और जो आपका विड्रॉल रहेगा मेच्योरिटी वो भी 1010 में टैक्स छूट में आती है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में टैक्स छूट एक्चुअली डायरेक्टली नहीं मिलती है आपको, सिर्फ उसमें एक पार्ट रहता है ईएलएसएस स्कीम। अगर आप वो ऑप्ट करते हैं तो उसमें एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। और अगर मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी जो है म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल है कम्प्लीटली। सिर्फ जो आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया मतलब म्यूचुअल फंड में आप जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, अगर आपने 1 लाख से ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया वो आपका टैक्सेबल जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके ऊपर 10% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 15% आपको देना पड़ सकता है। देन उसके बाद बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न और मैच्योरिटी की। देखो, जैसे हमने कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट किया, हमने एक सेविंग आइडिया बना लिया, प्लानिंग कर ली, बट मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इस हर एक का डिज़ाइन जो है या हर एक की जो बेस है वो किसी ना किसी एक पब्लिक या एक सेक्टर को हिट करने के लिए ही अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है।
सो हमारे को ये देखना रहता है, अभी मैंने जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन अभी ऑप्ट किया है वो मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में या एग्जैक्टली उसी टाइम तक मुझे कितना बेनिफिट दे सकता है। अगर मैं फ्लक्चुएशन झेलने को तैयार हूँ या मुझे गारंटी चाहिए या एक लमसम बेनिफिट भी बीच में कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें अपने को कंसिडर करनी पड़ती है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न और मैच्योरिटी की अगर हम बात करें अपने जो हमने आइडिया सेलेक्ट किए उनमें, सो पीपीएफ जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 7.1%, जो करंटली फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है। तो इस साल अभी 7.1% है। और इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो गारंटेड है और एक कैलकुलेटेड है कि भाई आपको पता है भी मैंने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं हर महीने इतना अगर सेविंग कर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट सेव करता हूँ तो मुझे मैच्योरिटी में कितना मिल जाएगा। और देन लाइफ इंश्योरेंस में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 6 to 8% रहता है। एक्चुअली इसमें भी लाइफ इंश्योरेंस में दो पार्ट होते हैं, यूलिप होता है, एक एंडोमेंट। सो यूलिप जो है वो टोटली जो है मार्केट बेस्ड है, वो मार्केट के अकॉर्डिंगली रिटर्न निकाल के देता है। और जो सेकंड है एंडोमेंट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर या गवर्नमेंट फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। सो जो एंडोमेंट प्लान है उसमें 6 to 8% तक का ही आपका रिटर्न जो है निकलता है, जो कि अच्छा है फिर भी। और जो यूलिप प्लान है वो मार्केट बेस्ड है, तो उसमें मेच्योरिटी सारी मार्केट बेस्ड रहती है। और देन मैच्योरिटी बेनिफिट आपका इसमें गारंटेड है। और एक फाइनल अमाउंट जो है लगभग प्रेडिक्टेबल है कि भाई हाँ मुझे पता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके अंदर कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे को कितना रिटर्न निकल सकता है। देन म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8 से 12% तक है। लाइक मैंने ये इस करके लिया अप्रॉक्सीमेट फिगर लिया है कि भाई आप अगर आप म्यूचुअल फंड के प्लान्स देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में 18%, 20%, कई कई जगहों पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। बट वो एक लमसम रहता है भी, जब से वो फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अब तक उतने इतना रिटर्न निकाल के दिया है। बट जब आप एसआईपी की बात करें, अगर आप मंथली सेविंग करने जाते हैं तो एवरेज रिटर्न नहीं आता है, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है उस टाइम पे। उतनी कैलकुलेशन अगर आप करने जाएंगे तो 8 से 12% के बीच में आपको एक अच्छा रिटर्न 12% तक और एक एवरेज रिटर्न जो है 9 से 10% तक निकल सकता है। सो जब एसआईपी करते हैं तो मंथली बेसिस पे आपको एक फ्लक्चुएशन की वजह से वो इतना रिटर्न एवरेज में आ जाता है। हाँ, बट इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट जो है आपका लाइक नॉन गारंटी है भी, आपको फ्लक्चुएशंस है, कई बार माइनस में भी हो सकता है, कई बार प्लस में भी हो सकता है, वो दोनों चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। हाँ, बट अग्रेसिव और पोटेंशियल रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये, और इसके अंदर स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा निकाल के देने की। और लॉन्ग टर्म के अंदर ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सही है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन के आगे आता है। देन इसके बाद बात करें हमारा जो भी हमने सेविंग कर रहे हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में हो। सो जो हमारा पीपीएफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेटेड है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ऑपरेटेड है। और देन जो हमारा म्यूचुअल फंड हमारा सेबी के अंडर लाइक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके अंदर ऑपरेटेड है। सो जो भी इनके मार्केट में लाइक टर्म्स कंडीशन हुआ या जो भी बेनिफिट्स हैं वो ऑथराइज जो बॉडीज़ हैं वही मोनेटाइज करती हैं और वही रेगुलेट करती हैं। और जितने भी मार्केट में प्लान्स अभी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इनसे अप्रूव्ड होने के बाद ही मार्केट में लॉन्च होते हैं। बात करें रिस्क कवर या रिस्क इन्वॉल्व की, लाइक कौन सा प्लान है जिसमें हमें कोई एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है रिस्क कवर का, या कुछ हमें लमसम इन केस ऑफ कोई मिस हैपनिंग मिलता हो, और क्या रिस्क इन्वॉल्व है हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर। कोई भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें पता होना चाहिए क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ताकि इन केस अगर मैं कुछ अपना लॉन्ग टर्म में या मीडियम बीच में जाकर के कुछ कन्फ्यूजन हो तो मेरे को पता हो कि भाई मैं अगर अभी कुछ डिसीजन लेता हूँ तो उसका मुझे क्या रिस्क रहेगा। लाइक सारे सेविंग में कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो वो पता होने चाहिए। सो पीपीएफ में रिस्क कवर तो आपको कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर, जो आपने इन्वेस्टमेंट करा उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको मिल जाएगा, और टैक्स छूट जो आपको मिल रही है वो मिलेगी। प्लस इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इन केस अगर किसी भी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लैप्स कर जाती है तो वो केस के अंदर जो है आपको एक इसमें इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और वो एक बहुत मतलब रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ही लैप्स कर गई किसी कंट्री की तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न निकाल के नहीं दे सकता, तो वो एक नेग्लिजिबल पार्ट है। और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस में जो दो कैटेगरी हैं, यूलिप और एंडोमेंट। यूलिप तो मार्केट बेस्ड है, उसमें मार्केट का ही लिंक अग्रेशन वो रहेगा, आपका रिस्क रहेगा। और जो दूसरा हमारा एंडोमेंट प्लान है, एंडोमेंट में लाइक हमारे को सिर्फ एक रिस्क रहता है, या जो रिस्क बेनिफिट उसमें रहता है कि भाई आपका जो मैच्योरिटी है उसमें आपका बोनस पार्ट जो है
लाइक आपको पता होना चाहिए भी मैं एंडोमेंट प्लान ले रहा हूँ तो उसमें 10 साल तक मेरे को कोई बोनस कंपनी नहीं देती है। आपका जो भी गवर्नमेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जाता है उसमें से अपना वो कंपनी अपना कमी मतलब खर्चा निकाल के बाकी का पैसा आपको देती है। बट जब आप लॉन्ग टर्म के अंदर जाते हैं 11 साल 15 साल 20 साल कोई भी एक टर्म सेलेक्ट करते हैं या इससे ज़्यादा की, तो आपको बोनस मिलना स्टार्ट होता है। सो बोनस जो है वो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, आपकी टेन्योर पे डिपेंड करता है। आपने 11 साल से ऊपर का प्लान लिया है, 15 से ऊपर का लिया है, 20 तो उसके अकॉर्डिंगली वो लेवल्स हैं, वो आपको उसके बोनस जो है वो आप कभी भी जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के प्लान्स हैं उनकी वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हैं भी बोनस डिक्लेयर्ड करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है और कौन सा प्लान आपको सबसे ज़्यादा बोनस निकाल के दे रहा है कितनी टेन्योर के अंदर। सो वो एक इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। रिस्क कवर की बात करें तो इसमें एक लमसम बेनिफिट आपको रहता ही है जो कि आपको बेनिफिशियरी को आपको मिलेगा। लाइक इन केस ऑफ मिस हैपनिंग और अनफॉर्चूनेट इवेंट जो है आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे आपने एक प्रीमियम पे करा हो चाहे 10 भरे हो, वो आपका लमसम अमाउंट जो है आपका स्टैंड करता है। तीसरा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क कवर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका जो मेच्योरिटी बेनिफिट रिस्क इन्वॉल्व जो रहता है इसके अंदर, उसमें ये रहता है अभी मेच्योरिटी बेनिफिट जो है आपका नॉन गारंटीड है, मार्केट लिंक्ड है, तो वो वॉलेटिलिटी जो मार्केट की है वो आपको एक हिट कर सकती है एक टाइम के बाद, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ जो है अब्जॉर्ब हो जाती है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं लॉक इन पीरियड और लोन फैसिलिटी। भाई लॉक इन पीरियड जो है हमारा पीपीएफ में जो है 5 साल का रहता है और 5 साल के बाद आप चाहें तो इसमें पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी ले सकते हैं और 15 साल की इसकी मेच्योरिटी रहती है मिनिमम, तो 15 साल के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न निकाल के दे सकती है। उसके बाद भी आप चाहो तो 5-5 साल के फेज़ के अंदर अपना जो अकाउंट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और 5-5 साल के लिए आपको बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। और देन लोन फैसिलिटी 3 साल के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल के बाद आप अपना लोन जो है उसके अगेंस्ट में ले सकते हैं। और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लॉकिंग जो है उसमें भी यूलिप जो है आपका उसमें 5 साल का लॉक इन रहता है और एंडोमेंट जो है उसमें जितनी आपने टेन्योर सेलेक्ट करी है उतना लॉक इन आपको देना सर्व करना पड़ता है। तो यानी कि एंडोमेंट तो आपको जितने साल के लिए आपने ऑप्ट किया है वो पूरा चलाना पड़ेगा और यूलिप 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ के लिए एलिजिबल हैं या प्लान भी चाहें तो बंद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और जो लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन फैसिलिटी आपको 2 साल बाद अवेलेबल है। जो आपका इंश्योरेंस है उसमें 2 साल बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और तीसरा जो हमारा सेविंग आइडिया म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई लॉक इन पीरियड या लोन फैसिलिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, उसमें ना कोई ऐसा बेनिफिट है। सिर्फ एक जो ELSS स्कीम अगर आप लेते हैं तो उसमें आप जो टैक्स छूट वाली है उसमें 3 साल का आपको लॉक इन पीरियड फेस करना पड़ता है, वो 3 साल के बाद आप अपना फंड जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी एक्चुअली कंडीशन रहती है जो आपका लास्ट प्रीमियम आपने पे किया है उसके 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको विड्रॉ मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई आपने जो प्रीमियम पे करा है उस अमाउंट के ऊपर 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ना कि पूरे टोटल अकाउंट के ऊपर। सपोज कीजिए मैंने 22 जनवरी 2021 में एक प्रीमियम पे करा, उसके 12 महीने कॉन्टिन्यूस पे करने के बाद जनवरी 2021 में दोबारा 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया और जनवरी 2024 में अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपको जनवरी 2024 में जनवरी 2021 का जो प्रीमियम पे करा है वही रिटर्न में आता है, यानी कि आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड जो है एक जो आपने प्रीमियम पे करा है उस पर सर्व करना पड़ता है। देन उसके बाद लोन फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ना ही उसमें कोई लॉक इन पीरियड है। सिर्फ और सिर्फ एक जो लॉक इन पीरियड की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड रहता है उसमें अगर आप विड्रॉ लेते हैं तो उसमें एक एग्जिट लोड आता है। ELSS स्कीम के अलावा जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या ब्लू चिप या कोई भी इंडेक्स फंड है, उसमें आपको एक एग्जिट लोड चार्ज पे करना पड़ सकता है। यानी कि अलग अलग टर्म्स हैं, अगर किसी फंड के अंदर जो है 3 दिन का लॉक इन पीरियड है, किसी में 1 साल का है, तो वो एग्जिट लोड अगर आपने प्रीमियम पे करने के उतने टेन्योर के पहले अगर विड्रॉ लिया तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, जो कि 0.4 से लेकर 2% तक हो सकता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद बात करें प्री मैच्योर क्लोजर और सरेंडर बेनिफिट, जैसे मैंने बताया ही पीपीएफ में सरेंडर आप करवा सकते हैं 5 साल के बाद, जैसे आपका लॉकिंग पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद अगर आप चाहो तो मेरे को पार्शियल विड्रॉ नहीं, मेरे को पूरा फंड ही एलोकेट करना है या विड्रॉ करना है, सो उसमें आपको 1% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेनल्टी पे करना पड़ता है। यानी कि जो भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्लान लिया था लाइक 7.1% अभी चल रहा है, तो आपको 1% का एट अ प्रेजेंट जो है वो पेनल्टी लगेगा और बाकी का बैलेंस अमाउंट जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको विड्रॉ मिल जाएगा, मैच्योरिटी तक आपको वेट करना नहीं पड़ेगा।
लाइफ इंश्योरेंस में भी यूलिप जो है उसमें आप सरेंडर कर सकते हैं। जैसे आपने यूलिप प्लान लिया, सो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 5 साल से पहले अगर आप चाहते हैं सरेंडर करना, तो 3 साल 4 साल बाद आप जो भी अमाउंट आपका बनेगा वो आप अगर सरेंडर करते हैं तो मिलेगा पैसा 5 साल के बाद ही, बट उसमें एक सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रहता है वो आपको लग के 2-3% जो भी आ रहा है, 4% वो आपको बैलेंस अमाउंट के ऊपर, बैलेंस टर्म के अंदर उतना इंटरेस्ट लग के आपको पैसा मिलता है। और अगर एंडोमेंट की बात करें तो एंडोमेंट में थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। इसमें क्या, अगर आप सरेंडर बेनिफिट करते हैं तो आपने जो भी जितने भी साल आपने प्रीमियम पे करा है उसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम माइनस करके बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर भी सरेंडर चार्जेस रहते हैं कंपनी के। हर एक प्लान टू प्लान हो सकता है या कंपनी टू कंपनी डिफर करे, वो आपको माइनस करके बाकी की बैलेंस अमाउंट रिटर्न होती है। और इंटरेस्ट जो है वो जो आपका नॉर्मल आ ही रहा है वो थोड़ा बहुत रहता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने बताया एग्जिट लोड रहता है, वो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा नील से 0.4 से 2% तक। वो प्लान टू प्लान और प्रीमियम पे करने में कितना टर्म आगे बचा है वो सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर। देन अब ये हमने सारी चीज़ें बात करी भी, हमारे तीनों फंड्स हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और तीनों ही सेफ़ हैं या तीनों में क्या क्या हमारे को मतलब अग्रेशन है या क्या चीज़ों का फ्लक्चुएशंस है, उनके बारे में हमने बात करी। बट अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए, मैं हर महीने इनकम जनरेट कर रहा हूँ और मुझे कितना सेविंग करना चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंगली मेरी जो मतलब अब तक एक्सपीरियंस है या मेरी एक्सपर्टाइज जो मुझे बोलती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को अपना फंड एलोकेट करना चाहिए 40-40-20 के अंदर। मेरे हिसाब से अगर कोई भी आदमी तीनों चीज़ों का, यानी कि पीपीएफ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेफर साइड, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्लस फाइनेंशियल एसेट्स बनाना, और तीसरा म्यूचुअल फंड जिसमें मार्केट का एग्रेशन और वॉलेटिलिटी और प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की जो स्ट्रेंथ है उसकी, तो तीनों को अगर मैं अपने पास एक साथ एलोकेट करना चाहता हूँ अपने फंड के अंदर, और एक मैं मॉडरेट टाइप का फंड बनाना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मेरे जो है 40-40-20 का आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। 40-40 इन्वेस्टमेंट परसेंट 20 का जो आपका रेशो में आप पोर्टफोलियो बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो इसमें 40% जो है आपका पीपीएफ रहेगा, 40% जो है लाइफ इंश्योरेंस और 20% म्यूचुअल फंड। सो 40% आप पीपीएफ में अगर अपना सेविंग का इन्वेस्ट करते हैं, 40% आपका लाइफ इंश्योरेंस में और 20% जो है म्यूचुअल फंड में अगर आप सेविंग करें, तो आपका एक मॉडरेट टाइप का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, जो कि आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर या अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 10 to 15 ईयर्स जो है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, जो कि लगभग आपकी इन्फ्लेशन के बराबर रहेगा। सो एक हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बंदा अर्निंग कर रहा है, उसकी पर मंथ सैलरी 20,000 है और वो ईयरली 2,40,000 या के लगभग कमा रहा है। सो उसको ज़्यादा नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली आप 1 मंथ का जो सैलरी है 20,000, उसी को अगर आप सेविंग में डालते हैं और उसको 40-40-20 के अंदर, यानी कि 40% हुआ 8,000 और 20% हुआ 4,000, यानी कि 8,000 उसका पीपीएफ में, 8,000 लाइफ इंश्योरेंस और 4,000 जो है उसका म्यूचुअल फंड में वो सेविंग करता है, तो ये बहुत अच्छा उसका रिटर्न जो है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म में वो गेन कर सकता है स्टार्टिंग से ही। और जैसे जैसे हर साल आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है या हाइक आपको मिलता है या बेनिफिट्स आपके बढ़ते हैं सैलरी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो सपोज़ करते हैं हम 8 से 10% का वैल्यू पकड़ लेते हैं भी, हर साल 8 से 10% का मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है या मैं 8 से 10% अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकता हूँ। सो मैं लाइक पहले साल 20,000 कर रहा हूँ, देन 22,000, फिर 24,600, इस तरह करते करते अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बढ़ाता चला जाता हूँ 15 साल 20 साल के लिए, तो लगभग आप 15 साल के बाद जो है 9-9.5 लाख रुपए तक की अमाउंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फंड आपको निकाल के देगा। सो ये एक आइडिया है जो कि बहुत अच्छा आपको रिटर्न निकाल के देता है। सो हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये काफ़ी अच्छा मतलब कोशिश किया था अपनी तरफ से डाटा कलेक्ट करने का, और जो जो मुझे डाटा मिला मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो बनाया। और हो सकता है कोई इसमें आपको ऐसा पॉइंट हो जो कि लगे भी डिफ़र कर रहा है, या कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई पॉइंट ऐसा जो मिस हो गया जिसके रिक्वायरमेंट आपके बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, तो वो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आगे भी आने वाले टाइम में और अच्छे वीडियोस मिलेंगे, आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे और बेटर इसमें अच्छा अपनी तरफ से लाइक कोशिश करें और अच्छा इंप्रूव करने की, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू।